तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अर्निंग नॉलेज पे। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, अम्ल वर्षा। बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा से पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं वर्षा पे। मुझे तो यकीन है कि सब लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार चर्चा करते हैं। अगर इसे हम पृथ्वी मान लें, जैसा कि लिखा है मैंने, अगर इसे पृथ्वी मान लें और ये हमारा है क्षोभ मंडल। पहले इसको देखते हैं। पृथ्वी पे लगभग 70% जल है। जो जल वाला क्षेत्र है उस पर अगर सूर्य की किरण पड़ती है तो जो जल है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। जब जल गर्म होता है तो जैसा कि हमने विज्ञान में पढ़ा है कि कोई भी वस्तु अगर गर्म हो तो उसके जो कण हैं वो दूर दूर होने लगते हैं। जैसे कि लोहा है, वो भी गर्मी के दिनों में फैल जाता है। इसी कारण जो ट्रेन की पटरियां होती हैं उसके बीच में छोटा सा स्पेस होता है, ताकि जब वो फैले तो अपना एडजस्ट कर लें। जल का भी कार्य सेम वैसा ही होगा। इसके भी कण जब गर्म होंगे तो फैलने की कोशिश करेंगे। तो पृथ्वी पे जो जल है वो भी गर्म होगा सूर्य के प्रकाश से। जब सूर्य के प्रकाश से गर्म होगा तो फैलने की कोशिश करेगा, तो उसके कण जब दूर दूर होंगे तो हल्का हो जाएंगे। जैसे ही वो हल्का होंगे वो ऊपर की तरफ उठने लगेंगे। कोई भी चीज जब हल्का होता है तो ऊपर की तरफ उठने लगता है। इसी क्रिया को हम लोग वाष्पन की क्रिया कहते हैं। वैसे जब जल के कण भाप के रूप में जब ऊपर उठने लगते हैं तो इसी को हम वाष्पन क्रिया कहते हैं। तो जैसे पृथ्वी है, यहां से जब जल ऊपर की तरफ उठेगा मतलब क्षोभ मंडल। वायुमंडल हमने अच्छे से पढ़ा है, तो वायुमंडल का जो पहला परत है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। मौसमी क्रियाएं जितनी भी होती हैं वो सब के सब सिर्फ क्षोभ मंडल में होती हैं। कई बार सवाल आया है कि मौसमी क्रियाएं किस मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में, इसे याद रखें। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो क्षोभ मंडल में हमने एक और चीज पढ़ा था कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होने लगता है। तो जब ये पृथ्वी को छोड़कर भाप ऊपर की तरफ जाएगा तो क्षोभ मंडल में तापमान कम होने लगेगी। लगभग 4400 मीटर जाने के बाद, पृथ्वी से लगभग 4400 मीटर ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उसके बाद और माइनस में जाने लगता है। जैसे कि हम जानते हैं कि क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर है। अब बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर है। औसतन मतलब समझ पा रहे होंगे। कई बार सवाल एग्जाम में ऐसे भी आया है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज्यादा कहाँ है, तो जैसा हम देख पा रहे होंगे पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, लगभग 18 किलोमीटर, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और सबसे कम कहाँ है, तो ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, दोनों ध्रुव पे कम है। कितना है, तो जैसा आप देख पा रहे होंगे 8 किलोमीटर, देख रहे हैं 8 किलोमीटर है। और इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। तो जैसे ही पृथ्वी से भाप बन के पानी ऊपर की तरफ जाता है, ये वाष्पन की क्रिया होती है, तो ऊपर जाने के बाद वो ठंडा होने लगता है। जब ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल के पास तो उनके कण जो हैं ठंडे होने लगेंगे, और ठंडा होने के कारण एक दूसरे से चिपकने लगेंगे। जैसे गर्म होने के बाद यहाँ कण दूर होने लगे थे पृथ्वी पे, वैसे ही ऊपर जाने के बाद, ठंडा होने के बाद वो चिपकने लगेंगे। जब कण चिपकने लगेंगे तो 2 कण, 4 कण, 10 कण, मतलब ऐसे बहुत सारे कण जब चिपकने लगेंगे तो भारी हो जाएंगे। और जब भारी होंगे तो फिर जमीन पे गिरेंगे। यही सारी क्रिया को हम वर्षा कहते हैं। उम्मीद है आप इससे पहले जानते भी होंगे और अब समझ भी होंगे वर्षा किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जब वाष्पन की क्रिया होती है और वाष्पन की क्रिया में भाप बन के जब जल ऊपर की तरफ जाता है तो एक बादल का रूप ले लेता है। बादल का रूप कैसे लेता है, तो बादल में सिर्फ जल ही नहीं होता, जो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे गैस हैं या बहुत सारे धूल कण हैं, ये सब इकट्ठा हो जाते हैं। और उसी धूल कण पे ये जो पानी की बूंदें होती हैं टिकी रहती हैं, और जब ज्यादा हो जाती हैं फिर वर्षा के रूप में नीचे गिर जाती हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। तो जो धूल कण थी उसी में बहुत सारे गैस रहते हैं, जिनके कारण कभी कभी जो जल गिरता है जमीन पे उनकी उसका पीएच मान लगभग 5-6 हो जाता है। जैसा कि हम जानते होंगे पीएच मान के बारे में कि अगर पीएच मान 7 है मतलब उदासीन है, ना ही वो क्षारीय है और ना ही वो अम्लीय है। लेकिन अगर 7 से नीचे आता है तो अम्लीय का रूप ले लेता है। जो वर्षा का पानी होता है ये बिल्कुल साफ होता है। जब भाप बन के ऊपर उठा था तो इसमें कोई भी गैस नहीं थे, कोई भी धूल कण नहीं था। उसका अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें लगभग 7 होता है, मतलब उदासीन होता है, ना ही वो अम्लीय होता है और ना ही वो क्षारीय होता है। लेकिन जब वो गिरता है तो कई बार ऐसा होता है अम्लीय गैसों के कारण वो जो पानी की बूंदें हैं उसे चिपक जाती हैं, और जो पृथ्वी में गिरती हैं तो उनका पीएच वैल्यू अम्ल की तरह मतलब 5 या 6 हो जाता है, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। तो आप ये तो समझ चुके होंगे कि अम्ल वर्षा
होता कैसे है। अब एक बार ये देख लेते हैं कि अम्ल वर्षा कहते किसे हैं। वातावरणीय प्रदूषण या उद्योगों से निकलने वाले गैस एवं प्राकृतिक में होने वाले अलग अलग क्रियाकलापों के फलस्वरूप जो गैस उत्पन्न होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, वायुमंडल में पहुंच के ऑक्सीजन के साथ तथा बादलों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जिसके तहत जो सल्फर है वो सल्फ्यूरिक अम्ल में तथा जो नाइट्रिक ऑक्साइड था वो नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और वर्षा के साथ पृथ्वी पे गिरता है, जिससे उस वर्षा के बूंदों का पीएच मान लगभग 5 या 6 हो जाता है, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो हम तो ये समझ चुके हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। एक बार चर्चा करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड पे। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित होने के बाद वायुमंडल में जाने के बाद वायुमंडल में जो नमी होती है वो नमी के साथ रिएक्शन करता है और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 वो नमी के साथ रिएक्शन करके रासायनिक अभिक्रिया करके H2SO4 में परिवर्तित हो जाता है और वही वर्षा के बूंदों के साथ मिलकर बारिश होता है, जिससे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इसे हम क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये लगातार जब पत्थर पे गिरता है तो वो पत्थर टूट फूट जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे हमारा जो ताजमहल है वो धीरे धीरे पीला हो रहा है इसी अम्ल वर्षा के कारण। तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि आगरा के पास मथुरा एक शहर है, आप सभी इसको जानते होंगे। तो मथुरा में एक तेल शोधक कारखाना है। उस तेल शोधक कारखाने से बहुत ही ज्यादा मात्रा में SO2 उत्सर्जित होता है, जिसके कारण वहां अम्लीय वर्षा ज्यादा होने के चांस होते हैं। ताजमहल पर जनित अम्ल वर्षा के कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार ने ताज ट्रेपेजियम जोन विकसित किया है। इसके तहत स्मारकों के चारों तरफ उत्सर्जन मानकों के कड़ाई से पालन किया जा रहा है। मतलब भारत सरकार ने जोन विकसित किया है, वहां पे कम से कम SO2 का उत्सर्जन होगा या होगा भी तो एक उसकी मानक रखी गई है। और ताजमहल के आसपास जो गाड़ियां चलेंगी उसमें इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा होंगे। तो ये थे ताजमहल के बारे में। ताजमहल पीला क्यों पड़ रहा है आप समझ पा रहे होंगे, अम्ल वर्षा के कारण। तो फ्रेंड्स एक बार देखते हैं कि जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनके स्रोत क्या क्या हैं, प्राकृतिक स्रोत या फिर मानवीय स्रोत। तो पहले देखते हैं नाइट्रोजन के। प्राकृतिक स्रोत जो हैं वो ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं, आकाशीय बिजली हुई, ये जैविक घटनाएं हुआ। और मानव निर्मित में हो जाएगा जैसे कि तेल, कोयला या गैसों का दहन, जिससे नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो है इसका भी वही है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ या फिर वनस्पतियों के सड़ने से जो गैस उत्पन्न होती है उसे कह सकते हैं लगभग सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ये प्राकृतिक स्रोत हुए। अमानवीय स्रोत कोयला का जलना या पेट्रोलियम पदार्थ का जलना, उर्वरक उद्योग से या कच्चे तेल के परिशोधनों से। तो इस तरह से इसका मानवीय कारण था। तो एक एक करके हमने मानवीय कारण एवं प्राकृतिक कारण देखा। तो फ्रेंड समझते हैं कि सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा से प्रभावित देश कौन से हैं। तो खैर जो अभी भारत है वो अम्ल वर्षा से उस कदर प्रभावित नहीं है जिससे बहुत बड़ी मुश्किल हो सके। लेकिन हाँ, विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अम्ल वर्षा से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं, जैसे स्कैंडिनेवियाई देश या फिर कनाडा हुआ, नॉर्वे हुआ। ये जो देश हैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित है अम्ल वर्षा से। नॉर्वे जो है सबसे ज्यादा प्रभावित देश है अम्ल वर्षा से। इसके दक्षिण आधे भाग पे व्यापक वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा, जिसके कारण उस एरिया के जो नदी हैं या झील हैं उनका जल लगभग अम्लीय हो चुका है। इस अम्ल वर्षा के कारण जो नदी और झील के पानी थे वो अम्लीय हो चुके थे, अब जैविक दृष्टि से मृत हो रही हैं। इसी कारण इन्हें झील कातिल भी कहा जाता है या फिर इंग्लिश में इसे लेक किलर कहते हैं। मतलब इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो नॉर्वे का देश है वो बहुत ज्यादा ही प्रभावित है। उसकी अधिकांश नदी और जो झील है वो लगभग जैविक दृष्टि से मृत हो रही है। तो अम्लीय वर्षा से बहुत ज्यादा प्रभावित देश है। इसी तरह कनाडा है या फिर स्कैंडिनेवियाई देश जितने भी आते हैं लगभग अम्ल वर्षा से बहुत ही ज्यादा प्रभावित देश है। कई बार इससे एक और सवाल आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पूछता है अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पे स्थित है पूरा विश्व में। तो वे इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थित है। अभी इंग्लैंड का मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है, अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। बाकी ये छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पाए होंगे अम्ल वर्षा को क्यों होता है और इसके कारण प्रभावित क्या होता है। तब समझे होंगे अम्ल वर्षा से उसका प्रभाव और होने का कारण। और बहुत कम सवाल आते हैं, ज्यादातर सवाल यही आते हैं अम्ल वर्षा से कि अम्ल वर्षा किस गैसों के कारण होता है।
तो NO2, SO2 ये सबसे महत्वपूर्ण गैस है, इनके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो ये था अम्ल वर्षा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई पुस्तक हो तो जरूर एक बार उसमें अम्लीय वर्षा देखें। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, और उसके बाद हो सके तो जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।